गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग लाइव सेशन पे हम लोग स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे क्लास लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल में जुड़े स्कॉलर क्रिएट कॉलेज स्कॉलर। जो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिस विषय का नाम है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए विषय को लेकर, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण सूत्र के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। शिक्षण सूत्र जो है वो शिक्षकों के लिए होता है जो अपने शिक्षण को प्रभावी तरीके से उसको अपने कार्य में ला सके, और ताकि सरल से सरल शब्दों में बालकों के मानसिक पटल पे वो बात आ जाए, और समय समय पर जो है टीचर अपने सूत्रों को में बदलाव भी करते हैं और विषयों के हिसाब से भी जो है सूत्रों में बदलाव किया जाता है। तो ये है हम लोगों का मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रस्तावना, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षण के बारे में बताया गया है कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। टीचर रिक्वायर्ड टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज नॉलेज एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अर्थात शिक्षण एक कला है एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षक को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक ज्ञान की और दूसरी शिक्षण प्रक्रिया को सरलता से पूर्ण करने की, जहाँ पे हमारा शिक्षण सूत्र जो है वो हम लोगों को सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों के पास यहाँ पे कि इन एक्चुअल क्लासरूम टीचर रिक्वायर्ड टू मैनेज द क्लास with experience and decisions in form of maxim. For successful and effective teaching, teacher must know and use maxims of teaching. कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि वास्तविक कक्षा में शिक्षक को सूत्र के रूप में या फिर मैक्सिम्स के रूप में अनुभव और निर्णयों के साथ कक्षा का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, एवं सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को शिक्षण के सिद्धांतों को जानना और उनका उपयोग करना चाहिए। तभी जो है हमारा कक्षा जो है वो सफल हो सकता है। अगला पॉइंट हम लोगों को बता रहा है बच्चों यहाँ पे ये कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैज बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है उसको डिस्कवर्ड किया गया है, उसको इन्वेंटेड नहीं किया गया है। दे आर सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ द वे बाय विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों यहाँ पे कि शिक्षण के सिद्धांत खोजे गए, आविष्कार नहीं किए गए, वे बस तरीकों का बयान है जिससे शिक्षण और सीखने को आगे बढ़ाया जाता है। अगले स्लाइड्स की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तक मुझे अनुमान है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो हम लोग अगले स्लाइड्स की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पे। तो शिक्षण सूत्र का जो अर्थ है वो कहता है यहाँ पे कि मैक्सिम्स आर नथिंग बट सिंपल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल which helps the teacher to take decision and act accordingly during the teaching process. मैक्सिम्स और कुछ नहीं बल्कि सरल दिशा निर्देश या सूत्र है जो शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने और उनके अनुसार कार्य करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि these maxims have been formulated by the psychologists, educationists, pedagogists and preceptors on the basis of their experiences. यानी कि ये जो शिक्षण सूत्र है, ये जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, ये हमें मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा, शिक्षण शास्त्रियों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा और अनुभव के आधार पे ये तैयार की गई है। इससे पहले जो है बच्चों हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि हम लोगों ने पहले स्लाइड्स में जो है देखा था यहाँ पे यहाँ से हम लोगों ने देखा था बच्चों
कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैज बीन डिस्कवर्ड। क्या हुआ था यहाँ पे? डिस्कवर्ड किया गया था, हैज बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ इसको डिस्कवर किया गया है, ये इन्वेंट नहीं किया गया है। अगले स्लाइड में जो है वो हम लोग यहाँ पे देखें कि मैक्सिम्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा, शिक्षण शास्त्रियों और उपदेशों के द्वारा अनुभव के आधार में तैयार की गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अनुभवों के आधार पे जो है वो शिक्षण सूत्र को लिया गया है। अगला पॉइंट जो है बच्चों हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस मैक्सिम्स आर रिलायबल एंड आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो सूत्र है वो विश्वसनीय है और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, यानी कि कोई भी टीचर कोई भी अपने विद्यालयों में जो है इन सूत्रों के माध्यम से जो है अपनी कक्षा को संपन्न करा सकता है और वो कक्षा जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ही जो है बालकों के मानसिक पटल पे वो सभी बातें निकल के आएंगी जो एक शिक्षक कहना चाहता है, बच्चा जो है बालक जो है वो समझ पाएगा। अगले पॉइंट है हम लोगों के पास कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एक्ट एज द स्प्रिंग बोर्ड which catalyze the momentum of teaching learning process and thus help the teacher in achieving the predetermined objective of the education, besides providing containment of both the learner as well as the teacher। अर्थात शिक्षण के सिद्धांत जो हैं वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह कार्य करते हैं, जो शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया की गति को उत्प्रेरित करते हैं और इस प्रकार शिक्षण को और शिक्षार्थियों को शिक्षकों दोनों के संतुष्टि प्रदान करने के अलावा शिक्षक के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में ये मदद करता है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं तो जाने से पहले हम लोग कुछ एक उद्देश्य बना करके जाते हैं, छोटी छोटी उद्देश्यों को बना करके हम लोग जाते हैं और तभी हम लोग जो है लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो पाते हैं। तो शिक्षक का जो एक उद्देश्य होता है कि वो जो भी पढ़ाए वो बालकों के मानसिक पटल पे वो बात उतर के आए, इसीलिए जो है इन उद्देश्यों का सिद्ध करने में भी जो है ये शिक्षण सूत्र बहुत कारगर होता है अगर हम लोग अपने इसको शिक्षण के कार्य में लेकर के आते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा, तो मैं अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे परिभाषा बताया गया है, डेफिनेशन बताया गया है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिचर्ड साहब एक शिक्षाविद हैं जिनका नाम है रिचर्ड साहब ने क्या कहा है इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। टीचिंग मैक्सिम्स appear to reflect cultural factor, belief system, experiences, training and the understanding of which maxims teachers give priority and how they influence teachers practices in an important role in the teacher development। अर्थात रिचर्ड के अनुसार शिक्षण सूत्र सांस्कृतिक कारकों, विश्वास प्रणाली, अनुभव, शिक्षण और समझ विकसित करती है कि शिक्षक किन सूत्रों को प्राथमिकता देते हैं और वे शिक्षकों की शिक्षण व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। शिक्षण के विकास में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, यानी कि ये शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन सूत्रों को आत्मसात करें और किन सूत्रों को वो लेकर के चले ताकि उनका जो कक्षा है, जो कक्षा कक्ष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हो सके। ये डेफिनेशन मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगली स्लाइड्स हम लोग के पास है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, यानी कि शिक्षण सूत्र है। यहाँ पे कुछ सूत्र बताए गए हैं जो आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और। हाँ जी, तो सबसे पहला जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है बच्चों हम लोगों के पास है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन। पहला है यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है हम लोगों के पास, पहले एक बार हम लोग इन सभी को जान लें, इनसे रूबरू हो लें, उसके बाद जो है हम लोग एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे आगे के अगले स्लाइड्स में। तो पहला था हम लोगों के पास फ्रॉम नोन टू अननोन। दूसरा है हम लोगों के पास फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। थर्ड वन है हम लोगों के पास फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। चौथा है बच्चों हम लोगों के पास फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिफ्थ वन है हम लोगों के पास बच्चों फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। और छठे नंबर पे है हम लोगों के पास
फ्रॉम इम्पेरिकल टू रैशनल। 7वें नंबर पे है हम लोगों के पास फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। 8वें नंबर पे है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। 9वें नंबर पे है बच्चों हम लोगों के पास फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। 10वें नंबर पे है बच्चों हम लोगों के पास फ्रॉम होल टू पार्ट। और 11वें नंबर पे है बच्चों हम लोगों के पास फ्रॉम डेफिनिट टू इनडेफिनिट। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है बच्चों कि हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम नोन टू अननोन, हम चाहें तो इसको पलट करके फ्रॉम अननोन टू नोन भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर भी हम लोग आ सकते हैं। ये शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो शिक्षण सूत्रों को किस प्रकार से जो है बालकों के सामने में प्रस्तुत करते हैं ताकि उनका शिक्षण का कार्य जो है वो प्रभावकारी हो सके और बालकों को समझ में आ सके। और ये निश्चित नहीं है, ये 11 जो हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यही 11 है। आप चाहें तो आप अपने अनुभवों के आधार पे भी जो है शिक्षण सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये विशेषज्ञों के द्वारा, अनुभवी शिक्षण शास्त्रियों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है ये 11 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, जिसको अगर हम अपने शिक्षण में अगर इस्तेमाल करते हैं तो निसंदेह हमारा शिक्षण जो है वो बहुत प्रभावकारी रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आइए हम लोग अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड्स पे हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र है वो है हमारे पास फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जैसे कि हम लोगों को नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है बच्चों कि फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो चीज़ हमको मालूम है और जो चीज़ हमको नहीं मालूम है उसके ओर अग्रसर होना। तो जैसे कि हम लोग बच्चों जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क को जाना हुआ जो चीज़ होता है वो बहुत हम लोग जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को चाहिए कि बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पे जाना हुआ ज्ञान को जोड़ते हुए एक नए ज्ञान की ओर अग्रसर हो, तभी जो है हमारा बालक जो है यहाँ पे कक्षा में रुचि ले सकता है, ध्यान दे सकता है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे कि क्या लिखा है स्लाइड्स में हमारे पास। तो when a child enters into school, he possesses some knowledge and it is the duty of teacher to enlarge his previous knowledge. Whatever he possesses should be linked with the new knowledge. यानी कि जब कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके पास कुछ ज्ञान होता है और शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उसके पिछले ज्ञान को बढ़ाए। उसके पास जो कुछ भी है वो नए ज्ञान से जोड़ा होना चाहिए। If we link new knowledge with the old knowledge, our teaching becomes clear and more definite. यदि हम नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं तो हमारा शिक्षण अधिक स्पष्ट और निश्चित हो जाता है। आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। तो हम लोग देखते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बालक जो है का पूर्व ज्ञान है कि वो पानी को जानता है, वो पानी से बचपन से परिचित है। तो उस पानी के आधार पे जो है हम लोग पानी के जो गुण होते हैं, उनके जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम उनको बता सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान हमारे बालकों का ये हुआ कि वो पानी से परिचित है, और परिचित क्या नहीं है तो पानी में क्या मिनरल्स हैं, पानी में क्या गुण हैं, उन गुणों को बताएं और इस माध्यम से जो है हम नोन टू अननोन की ओर अग्रसर हों, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग जो है इसको अग्रसर हों। तभी जो है हमारा जो टीचिंग है, हमारा जो शिक्षण का कार्य है वो भली भांति जो है वो हो पाएगा, सक्सेसफुली हो पाएगा और बालक जो है इसमें रुचि भी ले पाएगा और बालक समझ पाएंगे कि कैसे पूर्व ज्ञान से एक नए ज्ञान की ओर हम लोग अग्रसर हो पाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे भी। मुझे लगता है यहाँ तक एक शिक्षण सूत्र हम लोगों को समझ में आया। तो अगर सबको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा जो हम लोगों के पास बच्चों जो शिक्षण सूत्र है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हिंदी में हम लोग इनको कहते हैं सरल से जटिल की ओर। वहां पहला जो था हम लोगों के पास वो था ज्ञात से अज्ञात की ओर, और यहाँ पे हम लोगों के पास है सरल से जटिल की ओर। आइए इसमें क्या कहता है पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज को कि सरल से जटिल क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सिंपल और इजी थिंग शुड बी फर्स्ट
चलिए ठीक है। तो सरल से जटिल की ओर कहता है बच्चों यहाँ पे कि इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सिंपल और इजी थिंग्स शुड बी फर्स्ट प्रेजेंट टू द स्टूडेंट एंड ग्रेजुअली ही शुड प्रोसीड टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट थिंग्स। कहता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे पहले सरल या आसान चीजों को विद्यार्थियों के पास या बालकों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए और धीरे धीरे उसे जटिल या कठिन चीजों की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो सरल चीज है वो पहले हम लोग बालकों को बताएं और तत्पश्चात जो है हम लोग धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है वो बढ़ते चले जाएं कठिनता की ओर। इससे क्या है कि बालक जो है जब चीज़ों को समझने लगता है तो बालक जो है वहाँ पे रुचि लेने लगता है और फिर शिक्षक जो है वो जटिलता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ करता है। कहता है दूसरे पॉइंट में बच्चों यहाँ पे हम लोगों के पास द प्रेजेंटेड ऑफ सिंपल मटेरियल मेक्स द लर्नर इंटरेस्टेड, कॉन्फिडेंट एंड फील्स इंकरेज्ड। तत्पश्चात करने का तात्पर्य यह है कि सरल सामग्री प्रस्तुत करने से शिक्षार्थियों की रुचि बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है और वे प्रोत्साहित महसूस करते हैं। यानी कि जब वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हैं तो वो अपने आप में जो है वो आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं, वो रुचि लेने लगते हैं और वो और भी जो है पाठ की ओर अपना रुचि बढ़ाते हैं और तभी जो है शिक्षक को इसको बता पाने में ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सरल से जटिल की ओर एक फिगर के भी माध्यम से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सिंपल रूप में जो है बताया जा रहा है कि कैसे एक पेड़ है। तो सर्वप्रथम बालकों को हम यहाँ पर एक पेड़ के बारे में बताते हैं कि पेड़ क्या है, कौन से ब्रांच है, क्या पत्तियां हैं, कहाँ पे फ्रूट्स हैं और उसका तना कौन सा है, उनका रूट्स कहाँ पे है, जड़ें कहाँ पे है। ये बताने के बाद जो है हम लोग जटिलता की ओर बढ़ते हैं। ये सरल हुआ तो हम लोग जटिलता की ओर अग्रसर होते हैं और तब जो है हम लोग प्लांट्स के बारे में, उनके तनों के बारे में बताते हैं कि जड़ों के माध्यम से जो है उसके अंदर और कौन कौन सी छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं और उन सूक्ष्म बातों को भी जो है हम बालकों को उनसे परिचित कराते हैं। इसीलिए जो है इस शिक्षण सूत्र को हम लोग कहते हैं सरल से जटिल की ओर। आप लोग चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और अगले स्लाइड में जो है वो हम लोगों के पास है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और ये जो हमारे पास शिक्षण सूत्र है वो क्या हमें बताते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षाविद है फॉबेल साहब। फॉबेल साहब क्या कहते हैं इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर? कहते हैं कि आवर लेसन्स ought to start in the concrete and end in the abstract, और एंड इन द एब्स्ट्रैक्ट। कहने का तात्पर्य ये है हमारे पास बच्चों कि हमारे पाठ ठोस रूप में शुरू होने चाहिए, यानी कि एक समग्र रूप में जो है हमारा पाठ शुरू होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कौन कौन से बिंदुएं हैं, कौन से प्रकरण है, कौन कौन से उप प्रकरण है। उन चीज़ों को बात करते हुए जो है फिर हमें ठोस रूप में शुरू करनी चाहिए और अमूर्त रूप में जो है फिर हम लोग उसको समाप्त कर दें, ताकि हर एक उप प्रकरण को भी समझते हुए जो है हम लोग पाठ की ओर अग्रसर हुए। कहता है यहाँ पे कि कॉन्क्रीट थिंग्स आर सॉलिड थिंग्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे कि कॉन्क्रीट थिंग्स आर सॉलिड थिंग्स एंड दे कैन बी विजुअलाइज्ड, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर ओनली इमेजिनेटिव थिंग्स। ठोस चीजें होती हैं और उनकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन अमूर्त चीजें केवल कल्पनाशील चीजें होती हैं। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों की स्थूल से सूक्ष्म की ओर कि कैसे एक टीचर जो है अपने बच्चों को एक स्थूल चीजों के बारे में, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में बता रही है और तत्पश्चात बच्चा जो है वो स्वयं सूक्ष्मता की ओर जो है वो अग्रसर हो रहा है। वो हर एक सूक्ष्म बातों को भी वो समझ करके कैलकुलेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो करने में सक्षम है। तो ये है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड है हम लोगों के पास फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये जो शिक्षण सूत्र है बच्चों वो हम लोगों को क्या बताता है? तो ये शिक्षण सूत्र हम लोगों को बता रहा है कि जब हम किसी बात को आसानी से समझने के लिए उसे आसान भागों में बांट देते हैं तो उसे विश्लेषण कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ। कहता है यहाँ पे कि जब हम किसी बातों को आसानी से समझने के लिए उसे आसान भाषा में बांट देते हैं तो उसे विश्लेषण कहते हैं, यानी कि एनालिसिस करना। अगला पॉइंट है कि किसी चीजों को समझने के लिए संश्लेषण की तुलना में विश्लेषण की प्रक्रिया आसान होती है। तो इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास होता है। यह शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम तरीका है, ये सबसे उत्तम तरीका है हमारा कोई भी पाठ को या कोई भी प्रकरण को जो है वो प्रारंभ करने के लिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि किसी भी बातों को जब हम लोग विश्लेषित करते हैं, यानी कि छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को जब हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं तो कोई भी पाठ को जो है समझ पाना वो बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको इस माध्यम से, तो हम लोग यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि पूरे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत के बारे में जो है एक संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है, और फिर उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ग्लोब के माध्यम से बालकों को ग्लोब देखना सिखाते हैं, और ग्लोब के माध्यम से जो है हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट्स के विषय में, हम लोग हर एक नदियों के विषय में या हर एक चीज़ों के विषय में जो है हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं हम लोग विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा सभी का। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास, अगला जो शिक्षण सूत्र है बच्चों हम लोगों के पास, वो है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पे जो शिक्षण सूत्र है बच्चों को हम लोगों को बताता है कि सामान्य तथ्यों, सिद्धांतों और विचारों को समझना कठिन होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सामान्य तथ्यों, सिद्धांतों और विचारों को समझना कठिन होता है, और इसलिए शिक्षक को हमेशा पहले विशेष चीजें प्रस्तुत करनी चाहिए और फिर सामान्य चीजों की ओर ले जाना चाहिए। मान लीजिए कि शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते समय निरंतर काल यानी कि टेंस पढ़ा रहा है, तो उसे सबसे पहले कुछ उदाहरण देने चाहिए और फिर उनके आधार पर जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण करना चाहिए कि इस काल का उपयोग बोलने के समय होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये है हमारे पास विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक पिक्चर के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जो है वो एनिमल्स का फोटो दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है डोमेस्टिक एनिमल भी है और हमारे पास यहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल्स भी है, सभी प्रकार के एनिमल्स हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पर्टिकुलर एक जानवरों के विषय में, एक एनिमल्स के विषय में हम लोग बता रहे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा जो है बताने का चेष्टा करेगा कि कौन कार्निवोरस एनिमल है, कौन हार्बिवोरस एनिमल है, कौन ओमनिवोरस एनिमल है, और ये डिफ्रेंशिएट भी बच्चा जो है वो यहाँ पे बालक कर पाएगा कि कौन से बालक जो कौन सा जानवर जो है वो जंगल में रहते हैं, कौन से बालक जो कौन से जानवर जो है वो हमारे घरों में हम लोग रखते हैं, जिसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। तो इस फिगर के चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों समझ पाए कि पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दो फिगर्स के माध्यम से हम लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि विशिष्ट से सामान्य ये है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो सूत्र है वो देखते हैं कि क्या है। तो अगला जो सूत्र है बच्चों को हम लोगों के पास है अनुभव से तर्क की ओर, यानी कि फ्रॉम इंपेरिकल टू रैशनल। तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस सूत्र के विषय में? तो यहाँ पे बताया गया है जो कि अनुभव जन्य ज्ञान वह है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अनुभव जन्य ज्ञान वह है जो अवलोकन और अनुभव पर आधारित होता है, जिसके बारे में किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। यह ठोस, विशिष्ट और सरल है, इसे महसूस और अनुभव कर सकते हैं। दूसरी ओर तर्क संगत ज्ञान तर्कों को स्पष्टीकरणों पर आधारित होता है। दूसरा जो है हम लोगों के पास में क्या कहता है, उदाहरण के तौर पर कहता है कि फॉर एग्जांपल सपोज द स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट दैट वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, दे शुड फर्स्ट बी मेड हीट द वाटर एंड सी इट बॉइलिंग। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों यहाँ पे हमारा अनुभव से तर्क की ओर कि बालक जो है वो अनुभव करता है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये अनुभव बालक करता है। लेकिन बालक को जो है वो हमारे सौर मंडल के विषय में, सोलर सिस्टम के विषय में ये ज्ञात नहीं है।
लेकिन अगर शिक्षक वो चाहे तो यहाँ पे अनुभव को आधार बनाते हुए तर्क की ओर उसे अग्रसर कर सकता है और सौरमंडल के विषय में, सोलर सिस्टम के विषय में वो उसे बता सकता है। उसी प्रकार उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे एक और उदाहरण है, देखेंगे हम लोग क्या है कि छात्रों को सिखाया जाना है कि पानी गर्म करने पर उबलता है। हम लोग जानते हैं, ये हमारा अनुभव भी है कि पानी गर्म करने पर उबलता है। उन्हें सबसे पहले पानी गर्म करना चाहिए और उसे उबलता हुआ देखना चाहिए। फिर शिक्षक को समझाना चाहिए कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो अणु गति ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अणु में थर्मल हलचल होती है जिससे पानी उबलता है। हम लोग इस फिगर के भी माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं कि हमारा अनुभव क्या है और हम कैसे तर्क की ओर अग्रसर कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो है वो अणु की गति में चेंजेस आता है और इस प्रकार जो है हमारा पानी जो है वो बॉइलिंग पोजीशन पे आके जब ये बॉइल करता है उसके विषय पे। तो इन दो उदाहरणों से हम लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, इस सूत्र को समझ पा रहे हैं अनुभव से तर्क की ओर कि कैसे दिन से रात, ताकि टीचर जो है वो सोलर सिस्टम को अच्छे तरीके से बता सके, तर्क दे सके वहाँ पे, क्योंकि बालक अनुभव करता है कि रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होती है। और ठीक दूसरा परिभाषा से भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि पानी से वो अनुभव है कि पानी वो होता है और कैसे जो है हीटिंग पॉइंट पर ला करके हम पानी को रखते हैं, वो बॉइलिंग करता है और बॉइलिंग के माध्यम से जो है हम उनकी छोटी छोटी विषय चीज़ों को बताते हैं और तर्क पूर्वक या तर्क सम्मत बातों को बताते हैं, जिससे बालकों में जो है इन सूत्रों से जो है हम लोग लाभान्वित हो सके, एक शिक्षक लाभान्वित हो सके और सही प्रकार से जो है उसका शिक्षण कार्य जो है वो संपन्न हो सके। तो बच्चों, आज हम लोग इतने सारे शिक्षण सूत्रों को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, अनुभव से तर्क की ओर। आशा करते हैं कि आप सबों को ये सभी शिक्षण सूत्र समझ में आए होंगे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो भी शिक्षण सूत्र हमारे पास बचे हैं, यहाँ तक सबको अच्छा लगा क्लास, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को स्कॉलर बीएड कॉलेज स्कॉलर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।